सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो अपना भाई लोग पूरा 50% डीए मेर्जोगो बोल रहे उसको बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं लाइव। जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि सैनिक समाज में क्या जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनमें कुछ खास मुद्दे बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको डीए 50% से ऊपर हो जाएगा तो उसकी खबरें मिलेंगी कि वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा। जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का रिवीजन के ऊपर आपको खबरें मिलेंगी, कम्यूटेशन के ऊपर आपको खबरें मिलेंगी और 18 महीने का कोरोना महामारी के समय जो फीज किया गया था डीए उसकी खबरें मिलेंगी और 8वें पे कमीशन की खबरें मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे ही ये खबरें मिलेंगी, नहीं। अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है तो आप लोगों को मालूम है कि ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी देश भर के बहुत सारे सांसदों ने इन मुद्दों को उठाया है संसद के अंदर, और सरकार के मंत्रियों ने जिस भी मंत्रालय से संबंध थे उन्होंने इसका जवाब भी दिया। आज इन मुद्दों के ऊपर आप लोगों को जो सच है वो रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने इन मुद्दों के ऊपर सरकारी जवाब क्या था। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दो धारी तलवार है। यहां सच कम और झूठ ज्यादा परोसा जाता है। सोशल मीडिया यहां किसी भी खबर को पंख लगा के आसमान में उड़ा दिया जाता है और लोग उस खबर के पीछे पीछे चलते भी हैं, देखते भी हैं, गुमराह भी होते हैं, बरगलाए भी जाते हैं। दोस्तों, आज वैसे भी संडे रविवार का दिन है तो संडे सत्संग है। थोड़ा सा लंबा वीडियो चलेगा। जिस भाई को भी काम हो और जो वीडियो देख रहा है तो वो अपना कोई दूसरा भी काम कर सकते हो। और साथ ही साथ में आज हम हर संडे को प्रश्न भी लेते हैं, चाहे वो पे पेंशन से संबंधित हो या दूसरे वेलफेयर से संबंधित हो। जो भी प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, पे पेंशन से संबंधित हैं, पार्ट ऑर्डर से संबंधित हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ पे लेटर डालना चाहिए, किसी की पेंशन नहीं आई है या किसी की 80 साल के ऊपर उम्र हो गई और एडिशनल पेंशन 20% नहीं बढ़ी है, उसके लिए क्या करें। तो बहुत सारे सवाल जो भी हैं आप पूछते हो तो हम उसका जवाब भी देते हैं। सबसे पहले ये खबर ले लेते हैं। सबसे पहले खबर है कि अभी वर्तमान में 50% डीए है और 1 जुलाई 2024 से डीए 4% बढ़ सकता है। उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अगस्त के महीने में भी हो सकती है, सितंबर के महीने में भी, और अक्टूबर के महीने में वो डीए वेतनभोगी या पेंशन भोगियों को मिल भी जाएगा। अब बात यह आ रही है कि 50% डीए है और 4% डीए बढ़ता है तो क्या 50% जो 50% है क्या वो बेसिक वेतन या पेंशन में मर्ज हो जाएगा? अगर होता है तो इसका फायदा कितना मिलता है? दोस्तों, हम जो एक न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का,
हम 18,000 रुपये ही वेतन रख लेते हैं और 18,000 रुपये ही पेंशन रख लेते हैं। 18,000 रुपये, 18,000 पर 50% डीए मिलता है तो 27,000 हो गया टोटल। डीए और पेंशन 27,000 हो गया। अगर 4% डीए की बढ़ोतरी होती है तो ये हो गया 54%, तो 27,720 रुपया हो गया। अगर 50% इस जो डीए है वो बेसिक में मर्ज होता है तो 18,000 और 50% डीए 9,000, टोटल हो गया 27,000। 27,000, अगर 27,000 पर 4% डीए लगता है तो सीधा सीधा 360 रुपये का फर्क पड़ेगा। मतलब 18,000 जो रुपये हैं उनके ऊपर 54% लगाते हैं तो 27,000, तो 720 रुपये मिला। और अगर हम 28,000 पर 4% डीए लगाते हैं तो 1,080 रुपया, तो सीधा 360 रुपये की 360 रुपये ज्यादा मिल रहा है अगर डीए मर्ज होता है बेसिक में। अब ये मर्ज वाली खबर कहां से आई है, क्योंकि ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है तो आने वाला समय बताएगा। अभी सैनिक समाज के जो रिटायर्ड जो कोट टाई वाले ऑनरेडी कैप्टन हैं, उन्होंने कोट टाई पहन के हो गई बल्ले बल्ले खुशखबरी, और डीए होगा मर्ज बेसिक पेंशन में। कल ये खबर उन्होंने सभी सोशल मीडिया पे छोड़ दी और उनके अंधभक्तों ने इस खबर को देखा और कुछ ही घंटों में इस खबर को लाखों में पहुंचा दिया पूरे देश में। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, चाहे लाखों में पहुंचाओ करोड़ों में पहुंचाओ, मेरे को दिक्कत वहां पे आती है जब हमारे पूर्व सैनिक मेरे पास में फोन करते हैं लगातार। अगर एक फोन में नहीं भी उठाता हूं तो वो 15-15 कॉल करना शुरू कर देते हैं, और रात के 9 बजे के बाद में तो वो थोड़ी सी लगा लेते हैं, उसके बाद में तो 2 बजे तक कोई उनके ना तो उनका कोई कहने वाला है घर में, न कोई उनको टोकने वाला है, और वो धड़ाधड़ मेरे पास में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि गाड़ी भी देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, हम भी हैं, ये है वे हैं। जबकि भाई मैं किसी से कोई पैसे तो ले नहीं रहा है या कोई मेरे को वेतन दे रहा है कि आपका फोन मैं उठाऊं इन झूठी खबरों के लिए। दूसरा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इतने मैसेज कि कपिल भाई आप जवाब नहीं दे रहे, डीए मर्ज हो रहा है। अब ये जिसने ये खबर बनाई है, आप उस कोट टाई यूट्यूबर के पास में क्यों नहीं जाते जो सैनिकों के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनके नाम भी अलग अलग तरह होते हैं, कोई वेलफेयर है, कोई समाचार है, कोई स्कूल कॉलेज के नाम से रखा हुआ है, कोई टुडे के नाम से, पता नहीं क्या तक क्या है ये। जबकि मैं ये कहता हूं कि ये जो कोट टाई यूट्यूबर हैं, खासकर ये जो ऑनरेडी रैंक वाले, यही चलाते हैं। इसके अलावा तो मैं अकेला ही होऊंगा निचले रैंक का। तो इतना गुमराह कर रहे हैं, इतना पागल बना रहे हैं लोगों को। इनकी न तो इनके अंदर नैतिकता है, न ईमानदारी है, न कोई सच्चाई है, न ये सामाजिक है। ये झूठ के पुलिंदे हैं। एक व्यवहार भी झलकता है कि इन्होंने सर्विस के दौरान क्या किया होगा। क्या एडी पंजे की नौकरी की होगी या टेबल के नीचे से जाके बाल्टी की नौकरी करी होगी, 24 इंच की साइकिल की नौकरी की होगी। तो ये स्वाभाविक तौर पे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि इन व्यक्तियों की एडी पंजे की नौकरी नहीं है, इन व्यक्तियों की झूठ, गुमराह, बरगलाने की नौकरी, कान भरने की नौकरी, चुगलखोरी की नौकरी। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो सच्ची खबरें दिखाते। अब जिस खबर का इन्होंने डीए मर्ज की, जिस खबर को इन्होंने उठाया है और पूरे देश में फैलाया है, वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना निर्णय लिया है, फैसला किया है कि मध्य प्रदेश स्टेट के जो कर्मचारी है
उनका जो डीए है 50% वो मर्ज कर देंगे, किसमें? वेतन में, पेंशन में। और इसी खबर को इन्होंने पूरे भारत के कर्मचारियों की बना दी। अब देखो, आप देखते रहो इनको और चलते रहो। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोग, और सच्चाई में ये भी है कि लोग इनको देखते भी हैं भाई, क्योंकि इनका तजुर्बा है। मैं इनको 10-12 साल से देखता हूं कि ये जितना मूर्ख बनाते हैं लोगों को, जितना बरगलाते हैं, जितना बेवकूफ बनाते हैं, ये आसमान में रहते हैं, आसमान में चले जाते हैं। कोट टाई पहन के, नहा धो के, सेंट पाउडर लगा के, और वो सी बनाते हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने तो गोदी मीडिया को भी फेल कर दिया आज के दिन। तो ये तो थी भाई डीए मर्ज की बात, जो झूठी खबर है, बिल्कुल झूठी है, इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे जजमेंट आए हैं। खासकर मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की बात करूं तो वहां से जजमेंट जो निकले हैं पंजाब सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए, जिसके अंदर 10 साल के बाद में जिसका भी कम्यूटेशन कट रहा था उस पर स्टे लगा दी। और इन्हीं का हवाला देते हुए जो एएफटी की जो ब्रांच है दिल्ली, उसके अंदर केस दाखिल किया गया एक व्यक्ति के द्वारा, और 27 जुलाई 2024 को, अभी 12-13 दिन पहले, और उसको भी स्टे मिल गया। अब जो हरियाणा हाईकोर्ट में जो केस डाला था वो भी एक ही कर्मचारी ने डाला था, सिर्फ एक कर्मचारी, और स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने। उसके बाद में वो ऑर्डर हरियाणा सरकार के पास में पूछता है, तो हरियाणा सरकार ने एक कर्मचारी का कम्यूटेशन बंद नहीं किया, उसने जितने भी हरियाणा के अंदर जो कर्मचारी हैं जिनको 10 साल जिनका कम्यूटेशन कटते हुए हो गया, उन पे सब पे रोक लगा दी। पर जो एएफटी से जो फैसला आया है, एक व्यक्ति जो डिफेंस का है, अब जैसे ही फैसला आया तो वैसे ही बहुत सारी दुकानें खुल गई कोर्ट कचहरी के नाम से कि आप मेरे पास में आओ और हमारे को 2500 रुपया दो। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास में आओ 5,500 रुपया दो। तीसरा कह रहा है कि 10,500 रुपया दो, हमारे पास में आओ, आपके कम्यूटेशन को बंद कर देंगे। ये दुकानें खुल गई। ये दुकानें पिछले 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ। कभी ये मिलिट्री सर्विस पे के नाम से दुकान खोलते हैं, तो कभी एक्स ग्रुप के नाम से दुकान खोलते हैं, कभी डिसेबिलिटी पेंशन के नाम से खोलते हैं, कभी सैनिकों की पेंशन बढ़वाने के नाम से खोलते हैं, कभी ऑनरेडी नायब सूबेदार को पेंशन बढ़वाने के लिए, कभी ऑनरेडी को हक दिलाने के लिए। ये दुकानें हैं सिर्फ। और इन दुकानों में जो सामान है वो सामान ये है कि पूर्व सैनिकों को बरगलाना, गुमराह करना और पूर्व सैनिकों की जेब को काट लेना एक झटके में। अब आप देखो कि कम्यूटेशन का जैसे केस आया तो ये दुकानें अब फिलहाल 4 दुकानें तो खुल चुकी। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति पर रोक लगी है तो वो सब पे रोक लगनी है उसकी। पर ये भाई जब भी दुकान वाला खोखा उठा के आ जाते हैं, साथ में ये माइक लाउड स्पीकर रखते हैं और पूरे दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर मैसेज डालते रहते हैं कि हमारे पास में आओ, हमारे पास में आओ। और अब तो एक कंपटीशन भी हो गया कि एक तरफ तो एक ब्रिगेडियर है जो एक बोल रहा है कि मैं कम्यूटेशन को माफ करवाऊंगा, मेरे पास में आओ। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे पास में आओ, 10,500 रुपया दो। तो मैं लास्ट में ये कहता हूं कि 11.5 साल से पहले कोई व्यक्ति है, पूर्व सैनिक है, उसको तो इनके पास में जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका तो कटेगा, उस पर स्टे नहीं लगेगी। और 11.5 साल से ऊपर जिसका कटता हो गया, जो डिफेंस पर्सन है, वो भी ना जाए इनके पास में। सिर्फ आप एक बात देखो, दूसरे का कटना बंद होगा तो आपका भी कटना बंद हो जाएगा। स्टे एक पे नहीं लगेगा। वो जो सरकार के पास में वो जाएगा ना, वो जो न्यायालय का है, एएफटी का है जो फैसला है, तो सरकार उस पर गंभीरता से सोचेगी, क्योंकि ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी केसों की बहुत ज्यादा। तो वो सब पे रोक लगनी है। पर इनको 1 रुपया मत दो,
अगर आप लोगों को फिर भी केस करना है तो आप अपने जो साथी हैं, जो आप रिटायरमेंट आए थे, आप इकट्ठे होइए 10-15 और एक ही स्टेट के एपटी में अपना केस लड़िए। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 2,500 रुपये का खर्चा आ जाएगा और इनके फंसोगे तो 10,500 रुपया लेंगे और फिर हर तीसरे चौथे महीने फिर आपसे 1,500-2,000 रुपया लेते रहेंगे। OROP 3 जुलाई 2024 को इसका रिवीजन होना है, जो ड्यू हो चुकी है और 30 लाख सैनिकों को बेसब्री से इसका इंतजार है। अब इसमें फायदा क्या होगा वो भी सुनने की बात है। जो जुलाई 2024 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, वॉलंटियर आए हैं या ऑन रिक्वेस्ट आए हैं, उनको आरोपी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जुलाई 2024 के बाद में उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आते हैं जो शहीद सैनिक हैं, उनके परिवार, वीर नारियों को क्या फायदा मिलेगा। तो अगर हम देखें सेकंड OROP में, तो जो सैनिक भाई जो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल की सर्विस के अंदर शहीद हुए, उनकी वीर नारियों को 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई OROP 2 में। अब दूसरी देखो, जो दिव्यांग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, सेना सेवा के दौरान जो घायल हुए, उनकी भी सर्विस देखो 2 साल, 4 साल, 6 साल और मेडिकल ग्राउंड पे उनको पेंशन भेज दिया गया। OROP 2 में उनको 1 रुपये का फायदा नहीं। तो 3 तो पहले ही एक तरह से इन्होंने बाहर का रास्ता अपना दिया। अब आते हैं JSU रैंक पे। JSU रैंक को फर्स्ट वन रैंक ऑन पेंशन में 298 रुपये मिली। सेकंड OROP में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हुए, उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, वो भी इन्होंने बाहर कर दिए। अब JSU रैंक को किसको बढ़ोतरी हुई? जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए थे, जिनकी पेंशन 27,400 के करीब थी, उनकी पेंशन OROP सेकंड में 29,000 रुपया कर दी। अब आते हैं ऑनरेडी लेफ्टिनेंट पे, कैप्टन पे। हाँ, इनकी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है और वो बढ़ोतरी होने का भी एक कारण है कि जो RC कमीशन थे, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, जिसका फैसला अभी आया है 4-5 दिन पहले, और उन्होंने रक्षा मंत्रालय पे 2 लाख का जुर्माना भी लगाया और अक्टूबर का तक उन्होंने जो RC कमीशन है कैप्टन रैंक के, उनकी पेंशन बढ़ोतरी 10% करने के आदेश भी पारित कर रखे हैं। और अगर सरकार अक्टूबर तक नहीं करती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम 20% सीधा उनको फायदा पहुंचा देंगे, तो ऑनरेडी को मिलने की चांस बढ़ जाती है। अब इतने जो आदमी हैं, तकरीबन ये तो हो गए होंगे थोड़े नहीं तो 8 या 9 लाख। 8-9 लाख क्यों भाई, ज्यादा हो गए होंगे, 12-13 लाख हो गए होंगे। प्रीमेच्योर हो गए, दिव्यांग सैनिक हो गए, सैनिक वीर नारियां, सैनिक विधवा माता बहनें होगी, JSU रैंक हो गया, ये 11-12 लाख तो ये हो गए। ये तो मेरे हिसाब से इनको कुछ है नहीं। अब बचे कुछ, कौन बचे? जो सिपाही से हवलदार, उनकी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक जो सिपाही है वो आज 19,000 रुपये के करीब पेंशन ले रहा है, उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 24,000 अनुपात में। 24,000 उसकी पेंशन की बढ़ोतरी की है। और ये मेजर जनरल सतवीर साहब ने भी कहा है कि भाई जो सिपाही है उसकी पेंशन बहुत कम है। उसके बाद में जो नायक की पेंशन है वो जा रही है 8,000 के करीब, और जो हवलदार है वो 9500-9600 रुपया जा रही है। तो ये पेंशन उनकी भी नहीं बढ़ रही। ना तो सिपाही की 6,000 बढ़ रही है, ना हवलदार की, ना नायक की। तो जो सिपाही की इनकी जो पेंशन बढ़ रही है वो बहुत मामूली पेंशन बढ़ रही है, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से सबकी साफ भी होती आ रही हैं बहुत सारी चीजें। हम अगर ये देखें कि जो सरकार OROP के नाम से आई थी, आज उसने OROP का क्या हाल कर दिया कि OROP सिर्फ ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन रह गई। और सबसे ज्यादा अगर इस OROP में किसी को चोट लगी है तो वो चोट लगी है जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनको।
उनके एक चोट के साथ में उनके पेट पे भी लात लगी और सरकार ने एक वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया। अप करती हुई चली गई सरकार उसे। इसी सरकार के दौरान सेवन पे कमीशन आया। सेवन पे कमीशन में आप देखो जो इसने फार्मूले लागू करे वो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा कि किसी भी देश की सरकार ने ऐसा भेदभाव नहीं किया होगा कि जो छोटे रैंक हैं, जो चपरासी हैं, जो पीएन हैं, उनको 2.57 और जो कैबिनेट के सचिव हैं उनको 2.81 दिया। अगर हम बात करें मिलिट्री सर्विस पे की भी बात, जो मतलब एक तो होता है कि चलो ठीक है भाई, किसी का 1 रुपया बढ़ा है छोटे रैंक का तो अधिकारी वर्ग का 2 रुपया बढ़ा दिया। इसमें तो सीधा 3 रुपया बढ़ा दिया। आधे से ज्यादा 1/3 का फर्क कर दिया। जहां जवानों को 5200 रुपया, अफसरों को 15,500 रुपया, ये सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तीसरी चीज आप डिसेबिलिटी पेंशन की देखोगे, डिसेबिलिटी पेंशन में भी जमीन और आसमान का फर्क कर दिया। एक वो सैनिक जो अपने घर परिवार को छोड़ के और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, घायल हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, चमचों के सारे पूरी जिंदगी घर में गुजारता है, उसकी जो मेडिकल पेंशन है वो 5600 रुपये से लेके 18,000 रुपये परसेंटेज के हिसाब से। और एक वर्ग ऐसा जो अगर बाथरूम में साबुन की जो टिक्की है उसके ऊपर पैर आ जाए और उससे फिसल जाए, उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है 2,54,000 रुपये प्लस डीए, इसके ऊपर प्लस डीए 3.5 लाख रुपया एक मंथ का। तो आप बताओ क्या कहोगे? दुर्भाग्य ही कहोगे कि भारत चलता है संविधान से और संविधान कहीं भी इजाजत नहीं देता भेदभाव करने की, असमानता करने की। फिर भी देखो संविधान को ताक पे रख के कितनी बड़ी असमानता और भेदभाव कर दिया। अठारह महीने का डीए, इसके ऊपर कोट टाई यूट्यूबर हैं, इन्होंने बहुत रोजी रोटी कमाई है। दिन रात ये 18 महीने के डीए के ऊपर लगे रहते हैं। कल आएगा, परसों आएगा, आ गया, अब आ गया, रात को आ गया, सुबह उठते ही आपकी जेब में आ गया, दोपहर को आ गया। 18 महीने का डीए मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस के समय जो सीज किया गया। अब सरकार के मंत्री ने मानसून सत्र में इसका जवाब दिया, राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय ने, कि 18 महीने का डीए का जो एरियर है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी और हमारे खजाने में पैसा नहीं। तो सरकार ने साफ कर दी एक बात कि 18 महीने का डीए नहीं देंगे, और अब मेरे ख्याल में किसी कीमत पे ये देंगे भी नहीं। पर जो केंद्र के कर्मचारी हैं, जो सिविलियन हैं लाखों में, वो 18 महीने डीए के लिए बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। और भाई उनके संघर्ष के कारण कुछ हो सके तो हो जाए, क्योंकि पूर्व सैनिक तो ताश खेलने में बिजी हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, या पार्कों के अंदर या हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बने हुए। इसके बाद में 8वां पे कमीशन, आप सबको मालूम है कि 2 जनवरी 2016 को 7वां पे कमीशन आया था, तो जनवरी 2026 को 8वां पे कमीशन ड्यू हो जाता है। और 8वां पे कमीशन की रिपोर्ट से पहले 18 महीने पहले कमेटी गठित हो जानी चाहिए, पर सरकार अभी तक 8वें पे कमीशन के ऊपर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। यहां तक मानसून सत्र में भी सरकार ने, जो देश भर के सांसदों ने पूछा क्या 8वें पे कमीशन के ऊपर कोई सरकार गंभीरता से सोच रही है, तो सरकार ने दोनों हाथ ऊपर करके कह दिया कि गंभीरता छोड़ो, हम तो इसके बारे में सोच ही नहीं रहे 8वां पे कमीशन के बारे में। तो 8वां पे कमीशन भी एक साफ होती आ रही तस्वीर की सरकार 8वें पे कमीशन के ऊपर अभी तक नहीं सोच रही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दबाव ना डालें 8वें पे कमीशन के लिए। नहीं भाई, हम तो बोलते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, सरकार तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये
लाखों कर्मचारी वर्ग के लिए। और केंद्र सरकार के साथ साथ में आठवां वेतन आयोग स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी होता है। पर स्टेट गवर्नमेंट जब भी लागू करती है जब केंद्र सरकार अपना पे कमीशन लागू करता है। उसकी देख देख में उस पे कमीशन को, तो सिर्फ केंद्र सरकार के 1 करोड़ कर्मचारियों की बात मैं नहीं कहूंगा, ये तो करोड़ों कर्मचारी हैं जो पूरे भारत के, जो स्टेट के हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, अंडमान निकोबार तक, तो ये करोड़ों कर्मचारी का ये मेन बात है। दोस्तों मैं फिर कहूंगा, बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर इन यूट्यूब वाले हैं जो कोट टाई वाले हैं, आप मत बोलिया करो इनको। बोलने की बात नहीं, ये एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं पूर्व सैनिकों की सरकार को, ये आपके समाज के, जबकि इनको करना चाहिए आपका भला, पर ये कर रहे हैं पिछले सालों से बुरा। 30 लाख पूर्व सैनिकों का। देखो मैं कमेंट करके एक बात का जवाब देना आप लोग। अगर हम ये कहें कि सरकार OROP 3 में पूर्व सैनिकों की करेगी बल्ले बल्ले, पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाएगी 5,000 रुपये, JCO रैंक की पेंशन बढ़ाएगी 8,000 रुपये, ये जो बोल रहे हैं इस तरह के शब्दों से, अब आप बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये लाइन पॉजिटिव है नेगेटिव? ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। मतलब हमारे लिए तो नेगेटिव और सरकार के लिए पॉजिटिव है। सरकार क्या सोचेगी, यार ये फौजी भाइयों को कुछ मालूम ही नहीं, ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है। OROP में हम तो इनको दे रहे हैं 700 रुपये और ये कह रहे हैं 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। ये खुद ही गुमराह होके बैठे हुए हैं। चाहे इनको 250 रुपया दे दो तो इनको कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात ये कहें, ये कोट टाई वाले, खासकर ये कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, सैनिक वेलफेयर के पता नहीं कितने के, पता नहीं क्या क्या इन्होंने शब्द रख रखे हैं, पर सारे जो चैनल है वो सैनिक नाम से ये बनाए हुए। आप इस बात का भी कमेंट करके जवाब देना। अगर ये कहें, ये अपने मैसेज में, अपने वीडियो में, कि सरकार OROP 3 में कुछ नहीं देगी सैनिकों को, 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होगी सैनिकों की, सरकार गुमराह कर रही है, बरगला रही है, और सरकार पूर्व सैनिक है जो 30 लाख के करीब है, उनका हक को छीन के एक वर्ग को दे रही। ये गलत है, ये नाजायज है, ये सीधा सीधा भेदभाव है जो संविधान की कुर्सी पे बैठा है उसके द्वारा है। तो सरकार भी गंभीर होगी इस बात को लेके कि OROP 3 की तो टेबल निकली ही नहीं है। पूर्व सैनिक समाज अभी से कहने लगा कि हमारे को कुछ नहीं मिलेगी, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, सरकार हमारे साथ में धोखा करेगी। तो सरकार बहुत गंभीरता से लेगी इन चीजों को, और सरकार सोचेगी कि अगर जो ये कह रहे हैं बाहर समाज के अंदर पूर्व सैनिक, अगर वैसा ही हमने कर दिया तो फिर तो ये पूर्व जो सैनिक हैं ये हमारे को एक वोट नहीं देंगे, और इनकी वोट बहुत ज्यादा है, पूरे देश में 5 करोड़ के करीब 140 सांसद सीटों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सरकार फिर गंभीर होकर इसके ऊपर सोचेगी, OROP 3 के ऊपर विश्लेषण करेगी और सही आंकड़ों के साथ में सर्कुलर और टेबल जारी करेगी। बताओ किस चीज में फायदा है? एक तो ये कहने में फायदा कि सरकार तो पता नहीं हमारे को हजारों रुपये देगी, लाखों करोड़ों रुपये देगी, या इस बात में कि सरकार हमारे को कुछ नहीं देगी, सरकार लास्ट में कहेगी बाबा जी का ठल्लू। तो बताओ, तो बाबा जी का ठल्लू कहने में फायदा कि सरकार कुछ नहीं देगी, बाबा जी का ठल्लू देगी, ये कहें, इसको बोलते बाबा जी का ठल्लू, कि डंक मारना, कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी कोई भी सामने से आके पूछे कि क्या मिला, तो हम क्या कहते हैं? बाबा जी का ठल्लू मिला, कुछ नहीं मिला, शून्य, 0 की 0 रह गई। क्योंकि कभी भी सरकार से कुछ लेना है तो आलोचना बहुत जरूरी होती है। आलोचना में ही आप लोगों का भला हो सकता है, आलोचना से ही आप लोगों पे सरकार ध्यान दे सकती है। अगर पहले से ही सरकार की वाई करने लग गए, कसीदे पढ़ने लग गए, तो सरकार तो अहंकारी होती है, घमंडी होती है, वो ऐसे मुझे ऊपर करके
ऐसे अहंकार में घमंडी बन जाएगी, फिर वो हाथ पे कुछ नहीं रखेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कोट टाई यूट्यूबर हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया। 30 लाख पूर्व सैनिकों के हकों का, और इन्होंने नहीं किया, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको देखते हैं, वो भी इसके बराबर के भागीदार। आप इनकी कोई भी खबर उठा के लेके आओ और ये कहो मेरे को यहां पे कमेंट डाल के कि ये खबर में इनकी सच्चाई है, दूर दूर तक इनकी सच्चाई नहीं। ये तो सर्कस के जोकर हैं, जो जोकर अपनी कला से सबको हंसाता है, उनका ध्यान खींचे रखता है, उनको गुमराह करता है। तो ऐसे ही ये जो पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाने के लिए जो ये जोकर आजकल आप इनको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, ये गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, अपनी कला के जाल में आपको फंसाते हैं। कोट टाई पहन के आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हमारे पास में 4 तो नोबेल पुरस्कार हैं बेवकूफ बनाने के। तो इस तरह से ही आप लोगों को बनाते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इनको कैसे देखते हो, कैसे नहीं देखते हो। अब जैसे ये गंगा चलाए हुए हैं, ऐसे तो मैं भी इनके साथ में जुड़ सकता हूं। मेरा बहुत धन्यवाद करेंगे। इनको पता भी है, कपिल भाई हमारे को कहता है, मेरे पास में मैसेज भी आते हैं, कपिल भाई मैंने क्या बुरा किया है। जब देखने वाले देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे इनके मैसेज आते हैं, आप भी बना लो। मतलब फिर मैं कहता हूं मैं भी बेवकूफ बना लूं। मैं सर फिर आप में और मेरे में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही, कि मैं बेवकूफ बनाने के लिए नहीं हूं। मैं तो लाइव आता हूं, पूर्व सैनिकों के समाज में जो खबरें चल रही हैं मैं उनको बता देता हूं। और मैं नौजवानों के लिए नहीं बताता, मैं जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं मैं उन्हीं के लिए बताता हूं कि ये गुमराह करते हैं, इनके पीछे नहीं भागना। अगर आप लोगों के हक जो जायज है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को सीधे जंतर मंत्र पे जाना पड़ेगा, संविधान के दायरे में हुंकार भरनी पड़ेगी और कोई धरना प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो पूर्व सैनिक भाइयों, भीख मांगने से कभी हक नहीं मिलते, हक हमेशा छीनने से मिलते हैं। और छीनने के लिए आपको संविधान के दायरे में भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। भगवान पाटिल जी नमस्कार। बलबीर गोदारा जी राम राम। मैं 17 साल का टीएस नायक हूं। मेरी पेंशन ओआरओपी 3 में डीए के साथ कितनी बढ़ेगी? कम से कम कुछ नहीं बढ़ेगी भगवान पाटिल जी, फिर बताएंगे। अभी मैं बता दूं कि इतनी बढ़ रही है तो सरकार को फिर वो पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा किसी का कुछ नहीं बढ़ रहा है। वैसे मेरे पास में आंकड़े हैं, अगर मैं कहूँ कि आपकी पेंशन 2700 रुपये से ऊपर बढ़ेगी, आप टीएस नायक हैं। सिंह भोजपुरिया, कपिल भाई प्रीमेच्योर वालों को आरपी क्यों नहीं मिल रहा है? सर सिंह भोजपुरिया सर, ये तो माननीय मोदी जी से पूछो कि प्रीमेच्योर को आरपी क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर जो जिन्होंने जंतर मंतर पे 2015 में आंदोलन किया, पूर्व सैनिकों को गुमराह किया, उनको बरगलाया कि अगर ओआरपी मिलेगी तो मेरे जवान भाइयों को मिलेगी, उसके बाद में अगर ओआरपी मिलेगी तो हमारी जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं उनको मिलेगी। अब क्या किया, जब ओआरपी दी सरकार ने, उनको तो इन्होंने मारी कोणी जी, हलो पीछे हटो। मतलब सरकार के सामने हमारे को ले जाया गया, छोटे रैंक के सैनिकों, उनके हाथ में रख दिया कटोरा, और जो बड़े थे, जो बड़े रिटायर्ड अधिकारी थे, उनको आप भली बात ही जानते हो, मेरे से नाम क्यों कुआ रहे हो, उन्होंने सरकार को बताया कि देखो ये जो जिनके हाथ में कटोरा है ये कम उम्र में नौकरी से आ जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, इनकी पेंशन बहुत कम है, इनकी आर्थिक सस्ती के लिए इनकी पेंशन बढ़ाई जाए और ओआरओपी दी जाए। जब सरकार ने ओआरओपी देने की घोषणा करी तो इन्होंने क्या करा कि जो हमारे हाथ में जो लाइन में हम सबसे आगे
खड़े थे, जिनको कह रहे थे कि अगर ओआरओपी मिलेगी तो सबसे पहले जो ये कटोरा लेके खड़े हैं इन मेरे पूर्व सैनिक भाइयों को मिलेगी, फिर मेरी सैनिक माता बहनों को मिलेगी, सबको मिलेगी। पर जब सरकार ने इस कटोरे में कुछ डालने की कोशिश करी तो इन्होंने हमारी कोणी और पहले अपना कटोरा लगा दिया। और कटोरा भी इस तरह से लगाया कि 2006 में जो व्यक्ति 14,600 रुपया पेंशन ले रहा था वो 2024 में 96,000 प्लस डीए ले रहा है, मतलब 46-47 रुपया तो डीए का लगा लो। तो ऐसा हुआ। तो सर अब इसके लिए तो देखो पूर्व सैनिकों को उठना पड़ेगा, परमेचर वालों को ज्यादा उठना पड़ेगा। और परमेचर को जो परमेचर 2018-19 तक रिटायरमेंट आए हैं उनको अब समझ में आ जाएगा कि उनकी पेंशन में और ओआरओपी 3 के अंदर जो 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हैं, मतलब 7 जुलाई 2014 से पहले आए हैं, उनकी पेंशन में अंतर आ जाएगा। और कम से कम अंतर आएगा 2,500 से 3,000 का एक ही रैंक में। तो अब की बार समझ में आ जाएगा। हाँ, जो 2019 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं उनको अभी समझ में नहीं आएगा, उनकी पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये का फर्क होगा, पर आएगा, ये पता लग जाएगा। हाफिजुर राम 18 मंथ का डीए कितना बनेगा सर? इस खबर को देख लेना, मैंने बता दिया। रविंदर चार भाई राम राम। अजय दैया भाई साहब ओआरओपी कब आ रहा है? अजय दैया भाई ओआरओपी दैया साहब कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आरसी जो रेजिमेंटल कमीशन होता था कैप्टन रैंक का, उन्होंने केस किया था और उस पर एक जजमेंट भी आया है। तो मेरे हिसाब से उसी कारण से वो लेट हो रही है। ओआरओपी 3 तो कभी भी सरकार इसकी टेबल जारी कर सकती है। सरकार की कैबिनेट ने भी इस ओआरओपी 3 के लिए स्वीकृति दे दी। अब तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि डिपार्टमेंट कितने दिन के अंदर अंदर इस सर्कुलर को निकालता है विसंगतियां दूर करके। और हम भी यही सोच रहे हैं कि विसंगतियां दूर हों। सिंह भोजपुरिया 90% प्रीमेचर वाले हैं जिनको तो उससे वंचित कर दिया। सिंह भोजपुरिया जी 90% प्रीमेचर वाले नहीं हैं। जुलाई 2014 से पहले जो भी रिटायरमेंट है, चाहे वो प्रीमेचर है, चाहे ऑन रिक्वेस्ट वाले हैं, चाहे वॉलंटरी हैं, चाहे वो कलर सर्विस वाले हैं, उन सबको ओआरओपी मिलेगी। जुलाई 2014 के बाद में जो प्रीमेचर आए हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगी। ये समझने की कोशिश करो कि सिर्फ जुलाई 2014 के बाद वालों को। पुरुषोत्तम इंगले कपिल भाई राम राम। राम राम भाई, जिसका भी और कोई मैसेज हो तो कर देना, मैं देख लूंगा कमेंट। और यही है, बस कोट टाई वालों से दूर रहो। और जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।